तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको जो अच्छा लगता है आप कह सकते हैं, दोनों चलेगा। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में और पनिशमेंट के बारे में। अब एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी एक तरीके से हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा। वो ऐसे कि जब हमने डॉगी का एग्जाम्पल लिया था, तो जो डॉगी के एग्जाम्पल में जो फूड डॉगी को मिल रहा था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज रिस्पॉन्स, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ डॉगी, कि डॉगी जब मेरे हाथ में पाव रखता है वो उसका बिहेवियर होता है, वो उसका एक्शन होता है, और इस एक्शन के रिस्पॉन्स में उसको एक फूड मिलता है। और ये जो फूड मिलता है डॉगी को, इसके वजह से, इस फूड की वजह से डॉगी का जो बिहेवियर है ऑफ कीपिंग हिज पॉ ऑन माई हैंड, वो रिपीट होता रहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट को अगर और डिटेल में समझा जाए तो रीइंफोर्समेंट मतलब कि एनी इन्वायरमेंटल इवेंट, इसको आप इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। तो एनी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई या फिर एनी इन्वायरमेंटल इवेंट विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स अगर डॉगी वाले में देखें तो एनी इन्वायरमेंटल इवेंट या फिर एनी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के केस में आ जाएगा, का मतलब हो जाएगा उसका, मेरे को जो फूड मैंने उसको दिया था दैट वाज द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, और ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हुआ था दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिहेवियर। और बिहेवियर क्या था डॉगी का, और वो ये था कि उसने अपना जो पाव है मेरे हाथ में रखा था, दैट वाज द बिहेवियर, और उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस में उसको फूड मिली थी, और इसके वजह से विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ द रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट दो कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो, रीइंफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, बिहेवियर जो होगा वो स्ट्रेंथन होगा। चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, बिहेवियर विल इंक्रीज। तो ऑलवेज इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर, वेदर इट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है पहले। तो डॉगी वाले एग्जाम्पल में जो एक फूड जो डॉगी को मिलता है दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि बिहेवियर के बाद इन्वायरमेंट में जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है उसके इन्वायरमेंट में क्या पॉजिटिव चेंज आ रही है। अगर आ रही होगी तो वो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। फॉर एग्जांपल डॉगी का एग्जांपल ले लिए, तो डॉगी के एग्जांपल में जब डॉगी ने हमारे हाथ में पाव रखा था तो डॉगी के इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव चेंज आई थी, और वो चेंज ये थी कि उसको फूड मिल रहा था, एक प्लीजेंट सा चेंज हो रहा था, एक हैपनिंग सा चेंज हुआ था डॉगी के लिए। और इस हैपनिंग चेंज, इस प्लीजेंट चेंज और इस प्लीजेंट स्टिमुलाई की वजह से डॉगी का जो बिहेवियर था ऑफ कीपिंग हिज पाव ऑन माई हैंड वो स्ट्रेंथन हुआ। दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, अ प्लीजेंट स्टिमुलाई वो ऐड होता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर में। ठीक है, तो एनी इवेंट और कंडीशन, यानी कि एक पॉजिटिव इवेंट और पॉजिटिव कंडीशन दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स एंड इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझने से पहले हम लोग पनिशमेंट समझ लेते हैं कि पनिशमेंट क्या होता है। अब डॉगी वाले ही एग्जांपल लेते हैं। डॉगी वाले एग्जांपल में सपोज कीजिए कि वो जब मेरे हाथ में पाव रखता और इंस्टेड ऑफ फूड में उसको एक थप्पड़ मारता। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि डॉगी ने एक बिहेवियर परफॉर्म करा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करा, डॉगी ने एक एक्शन परफॉर्म करा, और वो एक्शन ये था कि उसने अपना पाव मेरे हाथ में रखा। अब इसके कॉन्सिक्वेंस में, इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि उसके इन्वायरमेंट में एक चेंज आता है, लेकिन ये चेंज नेगेटिव नेचर का होता है फॉर द डॉगी, अनप्लीजेंट नेचर का होता है फॉर द डॉगी। क्यों? क्योंकि इस एक्शन का रिस्पॉन्स ये होता है कि मैं उसे थप्पड़ मारता हूँ। अब इसके वजह से जो डॉगी का जो इन्वायरमेंट है वो अनप्लीजेंट हो जाती है, और इस अनप्लीजेंटनेस के वजह से डॉगी जो नेक्स्ट टाइम होगा वो अपना पाव को मेरे हाथ में नहीं रखेगा। एंड दिस इज पनिशमेंट। पनिशमेंट में होता क्या है, पनिशमेंट में ये होता है कि अल्टीमेटली आपके इन्वायरमेंट के अंदर में एक चेंज आएगी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, और वो चेंज जो होगी वो होगी अनप्लीजेंट फॉर यू। जो स्टिमुलस जो प्रेजेंट होगा, जो स्टिमुलाई मिलेगी आपको, वो अनप्लीजेंट नेचर का होगा, और इस अनप्लीजेंट नेचर के वजह से आप उस बिहेवियर की स्ट्रेंथ को वीकन कर दोगे, या फिर आप उस बिहेवियर को परफॉर्म करना बंद कर दोगे। ठीक है, ये होता है पनिशमेंट। ठीक है, अब पनिशमेंट समझ लिया, तो अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि रीइंफोर्समेंट चाहे नेगेटिव नेचर का हो चाहे पॉजिटिव नेचर का हो, ये बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन हमने अभी पनिशमेंट में ये बात करा कि ये बिहेवियर को वीकन करेगा।
करेक्ट? यानी कि एक क्लियर डिफरेंस जो हमारे पास है पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच में, वो ये है कि पनिशमेंट विल वीकन द बिहेवियर बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट विल स्ट्रेंथन द बिहेवियर। ठीक है? अब दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार क्या होता है ना, जो नए लर्नर्स होते हैं, जो नई पहली बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को पढ़ते हैं, उनको डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। अब उसको एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है? तो अगर दो सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि जब आप चौराहे पे जब आपको क्रॉसिंग लगी हुई होती है, तो वहाँ पे मान लीजिए रेड जला हुआ है। तो एक सिनेरियो ये होता है जब आप जो चौराहा है उस पे जो रेड लाइट जल रही है, ट्रैफिक लाइट रेड हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी क्रॉस कर जाते हो। जब आप क्रॉस करते हो तो आपको फाइन लगती है। तो जब आपने एक बिहेवियर परफॉर्म करा, बिहेवियर क्या था कि आपने जो क्रॉसिंग है उसको क्रॉस कर दिया, इवन इफ ट्रैफिक लाइट रेड थी। तो जैसे ही आपने क्रॉस करा अपनी बाइक से, जैसे ही आपने क्रॉस करा उसको, आपको एक फाइन इम्पोज होता है। यानी कि आपका बिहेवियर क्या था कि आपने एक रेड लाइट का नियम तोड़ा और आप क्रॉस करके चले गए उस तरफ, और आपको एक फाइन दिया जाता है। तो आपका बिहेवियर था वो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना, और आपको एक फाइन मिलती है। और ये फाइन जो होता है आपके इन्वायरमेंट में अनप्लीजेंट नेचर का होता है, और इस अनप्लीजेंट नेचर की वजह से आप अगली बार क्या करोगे, जो आपका बिहेवियर है, यहाँ पे बिहेवियर क्या है, यहाँ पे बिहेवियर है आपका ट्रैफिक नियम को तोड़ना। इस बिहेवियर को आप वीकन करते हो। यानी कि समझ रहे हो पनिशमेंट के अंदर में क्या होगा, इस कहानी के अंदर में आप जब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ के आगे निकल गए तो आपको फाइन लग रही है। तो यहाँ पे बिहेवियर है आपका रूल तोड़ना। ठीक है ना? यहाँ पे आपका बिहेवियर है रूल तोड़ना, और आपको फाइन लगी, और उस फाइन की वजह से आपका बिहेवियर जो था रूल तोड़ना वो वीकेन हो रही है। करेक्ट? अब नेक्स्ट डे क्या करते हो, अब आपको फाइन लग चुकी है, अब आप रूल नहीं तोड़ते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट डे जब आप रूल नहीं तोड़ते हो तो आपको फाइन भी नहीं लगता है। अब इस यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट डे वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आप ट्रैफिक लाइट रेड होती है और आप रुक जाते हो। तो यहाँ पे बिहेवियर क्या है आपका, यहाँ पे बिहेवियर है ट्रैफिक लाइट के रूल्स को नहीं तोड़ना, ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना, ये है आपका बिहेवियर। और इस बिहेवियर की वजह से आपको फाइन इम्पोज नहीं होता है, और इस फाइन इम्पोज को जो आपको आप पे लग सकता था, इसको आपने अवॉइड किया, और इस अवॉइड के वजह से आपको एक अनप्लीजेंट सिनेरियो में जाने से आप बच गए, और इस वजह से आपका जो बिहेवियर था कि अब अगली बार भी आप जो ट्रैफिक नियम है उसको नहीं तोड़ोगे, वो स्ट्रेंथन होती है। ठीक है? तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें एक इनहेरेंट फियर का फैक्टर आता है कि दूसरे दिन क्या हुआ था, आप में एक डर था कि मेरा जो अगर मैं ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दूंगा तो शायद मुझे दोबारा से फाइन लग जाएगी, इसलिए आपने ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो आपका बिहेवियर था वो था ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ना, और ये जो ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ना होता है वो रीइंफोर्समेंट मिलती है इस बात से कि आप पे फाइन नहीं लगी है, क्योंकि आपने एक फियरफुल सिचुएशन को, आपने एक डेंजरस सिचुएशन को, आपने एक अनप्लीजेंट सिचुएशन को अवॉइड कर दिया। ठीक है? तो इसमें क्या होती है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक तरीके से अवॉइडेंस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। क्या करता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? एक अवॉइडेंस बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट करता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक वाले सिनेरियो में अवॉइडिंग ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल वाला जो बिहेवियर है आपका, वो स्ट्रेंथन हो रही होती है। ठीक है? इट इज एन इवेंट और कंडीशन दैट टर्मिनेशन और सेसेशन, इवेंट क्या हो सकता है, फाइन, उसका टर्मिनेशन, फाइन का ना लगना, इज कंटिंजेंट ऑन अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब कि कंटिंजेंट ऑन अ रिस्पॉन्स, यानी कि आपका ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ना, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ द रिस्पॉन्स बीइंग रिपीटेड। ठीक है? तो अगर आप अब इतना कुछ समझने के बाद अगर सिंपल साफ शब्दों में कहें कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क सिर्फ ये है कि आप वो जो ट्रैफिक रूल है उसको तोड़ रहे हो या नहीं तोड़ रहे हो। अगर तोड़ दिया आपने तो आपको क्या लगेगा, फाइन। फाइन क्या हो गया, पनिशमेंट। पनिशमेंट से क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक रूल तोड़ने की बिहेवियर है, ये बिहेवियर वीक हो जाएगी। अगले दिन क्या होता है, आप जाते हो लेकिन इस बार आप ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ते हो। ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ोगे तो आपको क्या हो, आपने का क्या अचीव कर लिया ये करके, जैसे ही आपने ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ा तो आपने फाइन को अवॉइड कर लिया। ठीक है? फाइन को अवॉइड कर लिया। अब इस फीलिंग के वजह से कि आपने एक फाइन को अवॉइड किया है, आप अगली बार भी इस बिहेवियर को रिपीट करोगे, जो कि है कि रूल को ना तोड़ना।
ठीक है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर यू। ठीक है, तो हमने बात कर लिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और जो पनिशमेंट पनिशमेंट इतने देर से हम लोग चिल्ला रहे हैं वो एक्चुअली में पॉजिटिव पनिशमेंट ही था। ठीक है, तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है फिर? नेगेटिव पनिशमेंट कुछ नहीं होता, इट्स सिंपली द विड्रॉल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जैसे कि सपोज कीजिए कि आ, आ, आप आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप खुद से, जैसे कि आप खाना खाने जा रहे हो तो आप खुद से खाना निकाल के खा लेते हो, और आपको ये मम्मी देखती है कि आप खुद से खाना निकाल के खा लेते हो, और इसके वजह से मम्मी आपको कुछ चॉकलेट देती है। अब ऐसा होता है किसी दिन आप कुछ गलती करते हो, किसी दिन आप हो सकता है किसी दिन आपने कुछ ऐसा करा जो आपकी मम्मी को पसंद नहीं आया, जो कि बिहेवियर सही नहीं था। इसके वजह से मम्मी ने सिंपली वो चॉकलेट देना बंद कर दिया। आप बिहेवियर अभी भी परफॉर्म कर रहे हो लेकिन चॉकलेट आपको मिलना बंद हो गया। दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि जो आपको रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी मिलता आ रहा था अभी तक, उस रीइंफोर्समेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है। ठीक है, पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में बस इतना फर्क है कि पनिशमेंट में आपके इन्वायरमेंट में एक ऐसा अनप्लीजेंट सा स्टिमुलाई ऐड किया जाता है जिसके वजह से आप जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे थे वो बिहेवियर वीकेंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फाइन, जब वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तो आप फाइन फाइन लगती है, वो आपके इन्वायरमेंट में एक अनप्लीजेंट सा स्टिमुलाई को ऐड करता है, जिसके वजह से आपका आपका जो बिहेवियर ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स है वो डिक्रीज होता है। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, उस रीइंफोर्समेंट को हटा दिया जाता है। इसलिए नेगेटिव पनिशमेंट को बोलते हैं ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट हमने देख लिया है। तो इसमें क्या होता है कि फाइन इम्पोज्ड ऑन क्रॉसिंग रेड लाइट, इट कैन बी both punishment as well as negative reinforcement, depends on how you look at it. Fear of fine is reducing the red light jumping behavior। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव reinforcement। ठीक है, if fear of fine stops you from crossing the red light and increases your likelihood of not crossing, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है, ये फियर ऑफ फाइन नहीं, ये आप काट देना। ये सही चीज लिखा हुआ है कि इफ द फियर ऑफ फाइन स्टॉप्स यू फ्रॉम क्रॉसिंग द रेड लाइट एंड इंक्रीजेस योर लाइकलीहुड ऑफ नॉट क्रॉसिंग द रेड लाइट, दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर क्या था? आपका बिहेवियर था आप, क्योंकि इस कंडीशन में आपका बिहेवियर था कि आप रुक गए। लेकिन पनिशमेंट वाले केस में क्या होता है कि आप ट्रैफिक रूल को तोड़ देते हो। तो इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देना क्योंकि गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में। और यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में क्या होगा कि जो फाइन आपको मिलता है आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स, दैट डिक्रीजेज योर बिहेवियर ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स। ये चीज यहाँ पे लिख देना, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कर लिया। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है रीइंफोर्समेंट का, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑल्दो इतना ज़्यादा ये यूज में नहीं आता है, पर फिर भी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जो कि डायरेक्टली आपके बायोलॉजिकल नीड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चॉकलेट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको फूड मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको अनप्लीजेंट सा इन्वायरमेंट से आप हट रहे हो, आपको सर्वाइवल फैक्टर आ जाता है, तो वो आपका प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है। लेकिन सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जो होती है वो कंडीशनड रीइंफोर्समेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेडल, जैसे कि अगर आपको मेडल मिलता है कहीं पे किसी पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर में, तो वो मेडल को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। बट मेडल का एक कंडीशन रीइंफोर्समेंट है। कैसे कंडीशन रीइंफोर्समेंट है? क्योंकि मेडल को एसोसिएट किया जाता है विद द प्रेज फ्रॉम द सोसाइटी, द प्रेज फ्रॉम द फ्रेंड्स, द प्रेज फ्रॉम द टीचर्स, प्रेज फ्रॉम योर फैमिली। तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाता है। मतलब कि इनहेरेंट सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि सेकेंडरी रीइंफोर्सर आपको जो भी मिल रहा है उसमें इनहेरेंट रीइंफोर्समेंट की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट उसमें रीइंफोर्समेंट की कैपेबिलिटी आती है थ्रू कंडीशनिंग। और ये कंडीशनिंग में क्या होता है कि वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट एसोसिएट करता है किसी ऐसे चीज से जो प्राइमरी प्राइमरी नेचर का होगा। ठीक है, जैसे कि स्कूल में, जैसे कि बट इन रियलिटी इन जनरल जो लाइफ में मिलता है वो ज़्यादातर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में आप किसी पर्टिकुलर तरीके का रेस जीतते हो तो आपको एप्पल का फ्रूट नहीं मिलता खाने को, टेक्निकली वो मेडल दिया जाता है। ठीक है, तो इन रियलिटी वी गेट मोर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट एज कम्पेयर टू द प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब पनिशमेंट को लेकर कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अगर आप पनिशमेंट किसी को दे रहे हैं, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है, उसके बाद ही तो समझेंगे कि पनिशमेंट अगर देना है तो कैसे देना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पनिशमेंट के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या। ठीक है, अब देखो पनिशमेंट में करते क्या है आप
आपके सपोज़ कीजिए कि आपको कोई एक बच्चा है, बच्चे ने कुछ गलती करा और आप उसको पनिश कर रहे हो। तो पनिशमेंट में होता क्या है? बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे मार्टिन सेलिग्मैन का लर्न्ड हेल्पलेसनेस होगा। ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाली सिनेरियो तब होगी ना, जब बच्चा कुछ बिहेवियर कर रहा है जो आपके हिसाब से सही नहीं है और इस चीज़ के लिए आप बच्चे को पनिश कर रहे हो, लेकिन आप बच्चे को ये नहीं बता रहे हो कि बच्चा को आप पनिश क्यों कर रहे हो? यू जस्ट पनिशिंग हिम। जैसे कि जनरली अगर अनएजुकेटेड पेरेंट्स के सिनेरियो में मेजरली यही देखा गया है कि वो बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, बट उसे ये नहीं बताते उसे क्यों मार रहे हैं। उसे ये नहीं बताते कि क्या सही करना चाहिए। तो बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि उसने क्या गलत करा है और उसको क्या सही करना चाहिए। तो वो बिहेवियर को वापस से रिपीट करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जो बिहेवियर किस बिहेवियर की वजह से उसको मार पड़ी थी। तो वो सेम बिहेवियर को बार-बार रिपीट करता है, बार-बार मार खाता है और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाले सिनेरियो में चला जाता है। एक तो ये होती है। दूसरी होती है मॉडलिंग ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। तो जो बच्चे जिस पे आप हाथ उठा रहे हो, जब उसकी कोई गलती कर रही है, तो गलती बच्चे ने गलती करा, आपने उस पे हाथ उठा दिया क्योंकि आपके हिसाब से ये सही बिहेवियर था। बट आप ये भी तो देखो बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? बच्चा आपसे ये सीख रहा है कि अगर कोई गलती करे तो आपको उसको हाथ उठाना चाहिए। तो सोच के देखो जब बच्चा यही बड़ा होगा और उसकी कि हो सकता है कि उसके घर पे उसका बच्चा या फिर उसकी बीवी या फिर उसके हस्बैंड अगर कोई गलत करे तो अल्टीमेटली वो भी उसके ऊपर हाथ उठाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो सीखा ना इसने बचपन में अपने कि अगर अगर कोई गलती करे तो उसे मारते हैं। ये सीखा क्योंकि आपने उसको यही चीज़ सिखाई, आपने उसको यही चीज़ दिखाया। तो ये जो है पनिशमेंट का एक ये भी प्रॉब्लम है कि मॉडलिंग हो जाती है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में इसका ये एग्जांपल है। अब फोबिया भी डेवलप हो सकता है उसको कई 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 सारे सिनेरियोज के अंदर में। ठीक है। इंटेंसिटी डिलेमा पनिशमेंट के केस में हमेशा रहती है कि अगर बहुत कम पनिशमेंट दें, अगर बहुत लाइट सा पनिशमेंट हो तो कई बार वो काम नहीं करता है, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हम बच्चे को दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि लर्न हेल्पलेसनेस हो सकता है, मॉडलिंग ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन अगर बहुत लाइट पनिशमेंट देंगे तो भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। बाकी सब चीज़ नॉर्मल नॉर्मल है। हेटर ये भी एक एनसीईआरटी के अंदर में लिखा गया है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को जो पनिश कर रहा होता है, बच्चे उसी के अगेंस्ट एक हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल आप में मेजॉरिटी ऑफ द आप जो लोग हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो बचपन में हम जो हमें हमारे जो टीचर हमें मारते थे, अल्टीमेटली एक तरीके से हमें हमारे अंदर एक हेट्रेड पैदा हो जाती थी उस टीचर के लिए। तो ये भी एक रीज़न है पनिशमेंट देने का कि पनिशमेंट की वजह से जो पनिशमेंट एडमिनिस्टर करा रहा है, सपोज कि ये टीचर हो गया फिर पेरेंट्स हो गया, तो उनके लिए एक हेट्रेड बिहेवियर और एक हेट्रेड सा सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर में। तो ये हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस और भी कई सारे पॉइंट्स है जो पनिशमेंट से रिलेटेड उसके ऊपर बात करते हैं। अब सवाल ये है ना कि अब पनिशमेंट अगर कोई दे रहा है और अ, तो उस तो जो पर्सन जो पनिशमेंट एडमिनिस्टर कर रहा है उसको ऐसा क्या मिलता है कि वो बार बार पनिश करता है? देखिए, आप सपोज कीजिए कि आप मम्मी को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आप परेशान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मम्मी आपको थप्पड़ मार दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ? शांति आ गई। अब आप परेशान नहीं कर रहे हो मम्मी को, मम्मी अब अपने एकदम परफेक्ट चिल मोड में है, कंफर्टेबल सिचुएशन में अपना जो भी काम कर रही थी अब कर रही है। तो पहले क्या था कि अब देखो आपने एक बिहेवियर शो किया, आपने सॉरी मम्मी ने एक बिहेवियर शो किया, बिहेवियर क्या था? आपको मारना। उस बिहेवियर की वजह से क्या हुआ? मम्मी के एनवायरनमेंट में चेंज आया। वो चेंज क्या था कि उसको होने वाली परेशानी जो आपकी वजह से हो रही थी, अब वो नहीं हो रही है। यानी कि मम्मी का आपको मारने का जो बिहेवियर है, वो स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि वो करने के बाद मम्मी का जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत शांत हो गया। ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जो पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो जो एडमिनिस्टर कर रहा है, जैसे कि टीचर हो गए। अगर टीचर का एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्लास के अंदर में और टीचर आपको आके एक थप्पड़ जड़ देता है। तो आप बात करना बंद कर दोगे। तो पहले सिनेरियो में टीचर जब आप बात कर रहे थे उसके वजह से टीचर को परेशानी हो रही थी। टीचर ने एक थप्पड़ मारा, वो टीचर का एक बिहेवियर था। बिहेवियर क्या था टीचर का कि आपको थप्पड़ मारना। तो इस ये जो बिहेवियर ऑफ थप्पड़ मारना ये रीइंफोर्स हुआ क्योंकि उसके थप्पड़ मारने के बाद आप शांत हो गए। तो आपका शांत होना वाज़ द रीइंफोर्समेंट फॉर द टीचर टू हिट यू। तो टीचर का बिहेवियर था आपको हिट करने का, वो रीइंफोर्स हो गया क्योंकि आप शांत हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप और हल्ला करो, बट जो पनिशमेंट एडमिनिस्टर कर रहा होता है उसके साथ ये सिनेरियो चल रही होती है। ठीक है।
कई सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपका पेन स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेन किलर, कई बार ऐसा डॉक्टर होता है पेन किलर आपको रिकमेंड करता है। तो इन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप पेन किलर खाते हो, तो आपको एक कंफर्टेबल सिनेरियो में पहुँच जाते हो। तो आपका जो पेन किलर खाने का जो बिहेवियर था, वो स्ट्रेंथन होता है क्योंकि आपका पेन रिड्यूस हो गया। तो जो रिडक्शन इन पेन का सिनेरियो था, वो आपके पेन किलर खाने के बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देता है। इसलिए कई बार देखा गया है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्टिव हो जाते हैं पेन किलर के। दिस इज वाई पीपल गेट एडिक्टेड टू द पेन किलिंग मेडिसिन। ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे कि आप टैक्स अगर पे करते हैं तो टाइम पे टैक्स पे कर देना, रूल्स को ब्रेक ना करना ताकि जो पनिशमेंट मिलनी वो मिल सकती है उसको अवॉइड किया जा सके। ये सब एग्जांपल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के। ठीक है। ठीक है। अगर कहीं आपसे पूछे कि अगर पनिशमेंट अच्छा नहीं है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अगर तो दो चीज़ें, अगर पनिशमेंट के रिप्लेसमेंट में नेगेटिव पनिशमेंट को बेटर कहा जाता है इस सिनेरियो के अंदर में, क्योंकि जो चैलेंजेस पनिशमेंट झेलते हैं, जो हमने ये भी डिस्कस करा, ये जो चैलेंजेस हैं पनिशमेंट के, जो चैलेंजेस पनिशमेंट के अंदर में आते हैं वो चैलेंजेस आपके नेगेटिव पनिशमेंट के नहीं अंदर में नहीं आते, क्योंकि नेगेटिव पनिशमेंट सिंपली ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल छीन लेना, तो आपका मोबाइल जैसे ही आपसे छीन लिया गया तो वो एक रिमूवल ऑफ अ पर्टिकुलर रीइंफोर्सर था। तो वो इमोशनल अब्यूज़ की तरफ लेके नहीं जाता, वो चैलेंजेस वो नहीं इंक्लूड करता जो चैलेंजेस पनिशमेंट के अंदर में होता है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या बेटर है, अगर पनिशमेंट ना दे तो कई सारी चीज़ें बेटर। फॉर एग्जांपल ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, फॉर एग्जांपल मम्मी आपको प्यार करती है, प्यार करना छोड़ दे, तो वो भी तो एक रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, तो आप सीधे ही लाइन पे आ जाओगे। फॉर एग्जांपल आपसे कई कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से आपके दोस्त आपसे बात करना बंद कर दिए, वो भी तो एक रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है, रादर जो रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी आपके लाइफ में अवेलेबल थे उसको छीन लिया जाता है। तो आपके दोस्त का आपसे बात ना करना, किसी का आपसे नाराज हो जाना, ये सभी एग्जाम्पल्स है ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट का। ठीक है। ठीक है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलाई लीड्स टू द इंक्रीजिंग बिहेवियर, और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है कि रिमूवल ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलाई, मतलब ये यार हटा दो, कोई दिक्कत है नहीं, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। मैल अडाप्टिव बिहेवियर बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट टू बी रिमूव्ड थ्रू पनिशमेंट इफ इट इज प्लेजरेबल फॉर द इंडिविजुअल्स। जैसे कि कई सारे मैल अडाप्टिव बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल के लिए बहुत प्लेजरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल पेन किलर्स की दवाइयों को खाना, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को कंज्यूम करना। तो ऐसी चीज़ों को पनिशमेंट के थ्रू रिमूव कर पाना उसके लाइफ से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो बिहेवियर हैं, जैसे कि जो हमने अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर वीड को कंज्यूम करना, ये बिहेवियर ऐसे हैं जो कि बहुत सैटिस्फाइंग बिहेवियर्स होते हैं, प्लेजरेबल बिहेवियर्स होते हैं, और इन प्लेजरेबल बिहेवियर्स की वजह से उनको पनिशमेंट के थ्रू रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पनिशमेंट करता क्या है, पनिशमेंट जो एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर उसको तुरंत रोक देता है। अब देखो पनिशमेंट के केस में होता क्या है कि आपने पनिश करा, जैसे कि एक मम्मी होती है वो अपने बच्चे को पनिश करती है, तो मम्मी ने जब बच्चे को पनिश करा तो बच्चा का जो भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर था या फिर कुछ जो भी वो शैतानी कर रहा था वो तुरंत रुक जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे के दिमाग में ये जो लर्निंग आई कि बच्चे को मम्मी ने डांटा, ये जो लर्निंग जो इसको मिली, जो नया चीज़ उसने सीखा, ये धीरे धीरे वीकेंड भी तो होगा, फॉरगेटिंग भी तो होगा, और फॉरगेटिंग के साथ स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होगी, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी की वजह से बच्चा वापस से वो शैतानी शुरू कर देगा, क्योंकि पनिशमेंट जो होता है वो एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अब्रप्टली रोक सकता है, तुरंत रोक सकता है, बट कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाता है। जो पनिशमेंट होता है इमीडिएटली स्टॉप्स द बिहेवियर, दो नॉट परमानेंटली, ये इमीडिएटली स्टॉप कर देता है बिहेवियर को, पर परमानेंटली नहीं रिमूव कर पाता है। ठीक है। सीवियर पनिशमेंट में लीड टू चाइल्ड अवॉइडिंग पनिशर, ठीक है, आपको पता है। इनकरेजिंग लाइंग, बच्चा झूठ बोलने लगेगा आपसे, ठीक है, ये भी लर्न हेल्पलेसनेस, इसको डिटेल में भी देखेंगे हम लोग। अग्रेसिव बिहेवियर की मॉडलिंग अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और अग्रेसिव बिहेवियर की मॉडलिंग की वजह से हो सकता है कि ये जो बच्चा जब बड़ा होगा तो बाद में डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में भी आने लगे, क्योंकि बच्चा सीखा यही चीज़ है बचपन में कि अगर कोई गलती करे तो उसको मारना होता है। तो पनिशमेंट बहुत दिक्कत की चीज़ हो जाती है क्योंकि वो अग्रेसिव बिहेवियर की मॉडलिंग करती है। ठीक है। Since severe punishment immediately stops the child from behaving undesirably, it acts as a negative reinforcement for the parents, and this
reinforces parents punishing behavior, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Punishment can only stop maladaptive behavior for a temporary period. As for child memory of punishment will soon fade away and spontaneous recovery will occur. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. All animals comes with a certain genetically, अच्छा ये काम करनी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट. ठीक है, एक सिसरली के अंदर में ये मेरे को कंटेंट मिला था कि फिनलैंड में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जिसमें ये देखा गया है कि जो बच्चों के ऊपर बचपन में मोर द चिल्ड्रंस हु वर एक्सपोज्ड टू मोर फिजिकल पनिशमेंट than average were found to be more likely to abuse alcohol, suffer from mental health issues like depression, and were more likely to be divorced or to have attempted suicide. तो इसके बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं. उसका आप एक एग्जांपल भी डाल सकते हैं, आप ये केस स्टडी भी डाल सकते हैं जो कि फिनलैंड के अंदर में कंडक्ट हुआ था. ये सिसरली का जो किताब है उसके अंदर में ये मेंशन किया हुआ था. ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग बात करेंगे लर्नड हेल्पलेसनेस का. तो लर्नड हेल्पलेसनेस होता क्या, तो ये मार्टिन सेलिगमैन का दिया हुआ है. तो मार्टिन सेलिगमैन कैसे डिफाइन करते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस को, ये कहते हैं कि द टेंडेंसी टू फेल टू एक्ट टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर. तो इसमें लर्नड हेल्पलेसनेस के केस में मार्टिन एंड सेलिगमैन डॉग्स का एक्सपेरिमेंट क्या लेते हैं, वो क्या करते हैं कि एक फेंस बनाते हैं, स्टील फेंस होती है, और उसके अंदर में डॉग को रख देते हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डॉग वहाँ से निकल सके. और उसमें क्या होता है कि बार बार उस स्टील फेंस के अंदर में या फिर जो भी फेंस बनाया जाता है उसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस किया जाता है. अब इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डॉग को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक लगती है. मतलब ऐसा नहीं कि मर जाए, बट हाँ एक लिमिटेड अमाउंट में होती है कि आपको तकलीफ हो, तो वो शॉक प्रोवाइड किया जाता है बार बार. अब इसे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डॉग जो है वो पहले तो छटपटाएगा, पहले वो कोशिश करेगा वहाँ से भागने की, बहुत कोशिश करता है पहले डॉग भागने की, बट वो भाग नहीं पाता क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि उसे वो भाग नहीं सकता वहाँ से. और बार बार उसके साथ यही हो रहा है, बार बार शॉक लग रही है, बार बार वो अटेम्प्ट ले रहा है कि वो वहाँ से निकल सके, बार बार वो अटेम्प्ट मार रहा है कि वहाँ से निकल जाए, अवॉइड करे इस चीज़ को, बट वो नहीं निकल पाता क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि उसको जिस केज में रखा गया था, जिस सिनेरियो के अंदर में, जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर में रखा गया था, उससे उसका निकल पाना वॉज इम्पॉसिबल. अब होता क्या है कि एक टाइम के बाद शॉक तो लगती रहती है डॉग को, लेकिन डॉग एफर्ट मारना बंद कर देता है. फिर क्या कराया जाता है, सेम डॉग को एक अलग सिनेरियो में रखा जाता है, एक अलग केज के अंदर में रखा जाता है, एक अलग सिनेरियो में एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर में रखा जाता है, जहाँ पे इट वॉज वेरी ईजी कि डॉग को अगर शॉक लगे तो डॉग भाग जाए, डॉग वहाँ से निकल जाए. लेकिन फिर भी ये देखा गया कि डॉग जो है शॉक के बाद कुछ अटेम्प्ट नहीं करा, वहीं पे रह गया, वो शॉक उसको मिलता रहा, वो कोई अटेम्प्ट नहीं करा वहाँ से भागने का. तो मार्टिन एंड सेलिगमैन बोलते हैं कि ये लर्नड हेल्पलेसनेस वाली सिनेरियो है. इस सिनेरियो में सेलिगमैन एक्सप्लेन करते हैं कि डॉगी का जो अर्लियर एक्सपीरियंस रहा है कि शॉक मिलने के बाद चाहे उसने जितना भी एफर्ट लगाया है वो एफर्ट सारे के सारे बेकार हो गए हैं. मतलब उस डॉगी का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा कि आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, आप इस सिचुएशन को एस्केप नहीं कर सकते हो. तो डॉगी जो है वो फिर एफर्ट ही नहीं लगाता, डॉगी एफर्ट ही लगाना बंद कर देता है, क्योंकि डॉगी को पता है कि एफर्ट लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ रिजल्ट होने वाला नहीं है. इस कंडीशन को बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस. इसका रियल लाइफ सिनेरियो में ये देखा जाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बार बार अटेम्प्ट किए जा रहे हो, बार बार अटेम्प्ट करो, बार बार मेहनत करो, लेकिन बार बार सेम रिजल्ट आ रहे, दैट इज फेलियर. एक टाइम ऐसा आता है कि आप एफर्ट लगाना छोड़ देते हो, और ये जो टेंडेंसी और ये जो टाइम पीरियड आती है जब आप एफर्ट लगाना छोड़ देते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस. और कई बार यही लर्नड हेल्पलेसनेस, अ फेलियर इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हो सकता है कि कभी कभी आपके लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी जिस चीज़ में आप फेल हुए हैं कि वो आपके लाइफ का वो मेजर हिस्सा बन जाए और आप अपने आप को फेलियर की तरह देखने लगे इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, और धीरे धीरे ये लर्नड हेल्पलेसनेस आपका डिप्रेशन के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो क्या है, तो कंडीशनड डॉग शो डिस्ट्रेस but did not try to escape even when the shock was given as in the earlier experience. Their all attempts failed, so now they have learned to be helpless. ये है मार्टिन सेलिगमैन और मेयर्स का जो डॉग एक्सपेरिमेंट होती है वो. Depressed people after repeated failures have associated their any attempt in that direction to failure, and thus behavior of not trying is reinforced by not failing. तो जो मार्टिन एंड सेलिगमैन वाले की एग्जाम्पल में ये होता है कि सिंस डॉगी को ये पता है कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वो फेल ना होने के लिए एफर्ट भी लगाना बंद कर देता है, और ये नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड होती है उसकी
नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट उसका यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये मार्टिन सेलिग्मैन, जैसे कि मेनी फीमेल स्टूडेंट्स डू नॉट ऑप्ट फॉर मैथ्स एज दे आर अवेयर ऑफ देयर ओन पास्ट फेलियर्स इन द मैथमेटिक्स एज वेल एज ऑफ अदर फीमेल्स, दस दे डू नॉट ट्राई टू एस्केप द फेलियर, इसीलिए दस वो चाहती ही नहीं कि वो फेल हों, इसलिए वो ट्राई ही नहीं मारती। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल, जैसे कि मेरी भी जो मेजॉरिटी फीमेल फ्रेंड्स है उसमें यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द देम को ऐसा नहीं है कि उनमें और मुझ में या फिर किसी और में मैथ्स को लेकर कोई फ़र्क है, सब सेम लेवल पे, सबको सेम तरीके से ट्रेन किया जा सकता है, सबको सेम तरीके से सिखाया जाता है। बट उनको जो रोल मॉडलिंग मिली है या फिर जो स्टीरियोटाइप है सोसाइटी के अंदर में कि दे आर बैड इन मैथ्स, अगर जैसे कि आप भी मैथ्स को कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो धीरे हो सकता है कि आप कभी ना कभी फेल करो, ये सबके साथ होगा, कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन में सब अटकेंगे। तो जब हम लोग जब एज अ मेल जब हम लोग अटकते हैं, सिंस हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप नहीं है ये वाली, तो हम लोग अपनी फेलियर को अपनी इनकॉम्पिटेंस के अंदर में नहीं डालते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, कोई पर्टिकुलर गलत जगह पे किए हो गए तो गलती हो गई। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है कि जब वो पर्टिकुलर केस में फंस जाती है मैथ्स में, तो उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो खराब हूँ, सोसाइटी भी यही कहती है कि, अब इस चीज़ के वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट वांट टू फेल। अब ये वो चाहती हैं कि वो मैथ्स में फेल ना हो, तो इसलिए कि वो फेल ना हो वो ट्राई ही करना बंद कर देती हैं। और ये भी एक एग्जांपल है आपका लर्नड हेल्पलेसनेस का, ठीक है। तो लर्नड हेल्पलेसनेस में हमारे पास इतना ही था। अब एक छोटा सा टॉपिक है प्रीमैक प्रिंसिपल। आपको सुन के लगेगा कि प्रीमैक प्रिंसिपल इज वेरी वेरी क्लोज टू जो स्किनर का जो रीइंफोर्समेंट वाला आइडिया है। तो आइडिया क्या है इसमें? It is a principle of reinforcement that states that an opportunity to engage in more probable behavior or activities will reinforce the opportunity to engage in more probable behaviors or activities will reinforce the less probable behavior of activity. For एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बच्चा है, अब बच्चे को यार ऐसा है कि उसको चॉकलेट खाना पसंद है बट उसको वेजिटेबल खाना पसंद नहीं, लेकिन अगर आप उससे ये कहो कि अगर तुम ये वेजिटेबल खाओगे तो हम तुम्हें वो चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट खाना वॉज अ मोर प्रोबेबल बिहेवियर फॉर द चाइल्ड, बट वेजिटेबल खाना वॉज लेस प्रोबेबल फॉर द चाइल्ड। तो आपने क्या करा कि उस मोर प्रोबेबल बिहेवियर दैट वॉज ईटिंग चॉकलेट उसको आपने यूज किया एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर द चाइल्ड टू ईट द लेस प्रोबेबल थिंग दैट वॉज द वेजिटेबल, ठीक है। ठीक है, तो ये था प्रीमैक्स प्रिंसिपल। सिंपल यही है कि जब एक मोर प्रेफर्ड टास्क जो होता है उसको कंटिंजेंट बना दिया जाता है एक लेस प्रेफर्ड टास्क पे। जब आप लेस प्रेफर्ड टास्क करोगे जैसे कि वेजिटेबल खाना, तभी आपको मोर प्रेफर्ड टास्क मिलेगा, या दैट इज वो चॉकलेट खाना। तो ये प्रीमैक्स प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक है, खत्म।